हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा प्रसाद पे स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कोई भी टेस्ट होता है या फिर कोई मॉक टेस्ट है, कोई पेपर है बैंकिंग का, प्रीलिम्स, कैसे उसे करता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है और किस तरह से मैं पेपर को अलग-अलग सेक्शंस को हैंडल करता हूँ। तो इससे अगर आपको कोई भी फ़ायदा होता है तो यही मेरा एम है इस वीडियो का कि अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, आप कोई स्ट्रैटेजी अपनी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे और वही ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस वीडियो से हेल्प हो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन है। इंग्लिश सेक्शन में पैराग्राफ था, मैंने पैराग्राफ स्किप कर दिया। मैं चाहता था कि पहले मैं ईज़ी क्वेश्चंस की तरफ जाऊँ, पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को थोड़ा यहाँ पे फीलिंग चाहिए था कि अ, कुछ क्वेश्चंस अंडर द बेल्ट आ जाएँ, ईज़ी क्वेश्चंस और उसके बाद वी कैन बिल्ड ऑन फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ा उसके बाद सेंटेंस में एक वर्ड का यूज़ पूछ रहे हैं कि वो वर्ड सही तरह किस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है, वही बताना था। और काफ़ी ईज़ी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो केस, तो काफ़ी ईज़ी था। तो मुझे लगा कि पहले मैं ये कर लूँ और उसके बाद मैं अपने जो दूसरे टॉपिक्स होंगे उनकी तरफ बढ़ूँ। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कंफर्टेबल फ़ील किया मैंने इन क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। तो यहाँ पे मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको मैंने इंग्लिश सिखानी है या फिर मैंने कुछ बताना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ ये दिखाना है कि स्ट्रैटेजी क्या है, मैं पेपर कैसे करता हूँ और आप कैसे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर एक आदमी एक ही तरीके से करे, हर एक की कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई वीकनेस होती है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक इसे कस्टमाइज़ कीजिए। मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता है, तो मैं मोस्टली यही कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में मैं मोस्टली 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ इंग्लिश में, मैं एवरेज हूँ इंग्लिश में। और लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं मोस्टली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि मुझे इन द एंड ये नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन मेरा सही होगा और कौन सा गलत होगा। कई बार ही पता लग जाता है, लेकिन मोस्टली नहीं पता चलता। उसके बाद यहाँ पे ये वर्ड्स की अपना देख रहे थे कि इनकी स्पेलिंग सही है या नहीं है, फिनोमिनन वगैरह। तो इसमें मुझे लगा फिनोमिनन होना चाहिए और शायद मैंने एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया था, मार्क फॉर नेस्ट करके। उसके बाद जो क्लासिक क्वेश्चन आता है कि रॉन्ग पार्ट हमें ढूंढना होता है एक सेंटेंस का, वो है मोस्टली क्लैरिकल में बहुत इजी आता है। क्लैरिकल और पीओ में क्या है कि इंग्लिश आपको बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग देते हैं। आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्कोरिंग का चांस होता है, इजी इंग्लिश होती है और जितने ज़्यादा आप मार्क्स ले पाओ उतना आपका फ़ायदा होगा। लेकिन बच्चों में मुझे लगता है ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करता है इंग्लिश अब। पहले करता था, पहले अगर मतलब थोड़ी-सी अगर मॉडरेट इंग्लिश आ जाए तो जो थोड़ा-सा एवरेज बच्चा है, जो थोड़ा-सा ठीक बच्चा है, उसके बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब इंग्लिश ऐसी आती है कि यहाँ पे दोनों के बच्चों के बीच में अगर मानो थोड़ा-सा ठीक बच्चा है इंग्लिश में, जो थोड़ा-सा कमज़ोर है, दोनों के बीच में 3-4 मार्क्स का ही फ़र्क आ पाया है, क्योंकि इंग्लिश ईज़ी हो गई है। तो ये अच्छा स्टेप है आईबीपीएस का। तो जो बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी-सी कमज़ोर होती है, उनके लिए भी अब थोड़ा नॉर्मलाइज़ हो गया पेपर, तो उनको ज़्यादा ये गेन हुआ है। उनके इंग्लिश का पेपर थोड़ा-सा वीक होने से, सेक्शन थोड़ा-सा वीक होने से आईबीपीएस में। तो उसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें हमें इसको पैराग्राफ बनाना था। तो मेरा क्या है कि जनरली मेरे को रीअरेंजमेंट में दिक्कत आती है। मतलब ऐसे नहीं कि पूरे में दिक्कत आती है, फर्स्ट के 3 में सेंटेंसेस राइट चुन लेता हूँ, लास्ट के 2 गलत कर लेता हूँ, ऐसे होता है मेरा मतलब मोस्टली। काफ़ी बच्चों का रीअरेंजमेंट अच्छा होगा मुझसे और रीअरेंजमेंट में ज़्यादा अच्छा फ़ील करते होंगे। तो वही हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, आपको पेपर में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से प्ले करना है। तो यहाँ पे मैंने रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन
ये है, एक मैंने छोड़ा है। अब मैं पैराग्राफ की तरफ आ गया हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए। पैराग्राफ के 6 क्वेश्चन है। वैसे जनरली अगर इतना बड़ा पैराग्राफ होगा आईपीएस क्लर्क में तो 10 क्वेश्चन होंगे। अब पीओ में कम क्वेश्चन हो सकते हैं एक पैराग्राफ के, लेकिन क्लैरिकल में क्वेश्चंस इतने बड़े पैराग्राफ के 10 आएंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक वालों ने 6 दिए हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक का लेवल भी देखना पड़ेगा कि टेक्स्ट बुक किस लेवल का टेस्ट दे रहा है। हर एक बार ऐसा नहीं कि आपने यही करना है कि भाई मेरे को तो बिल्कुल 90 अबव ही लेने हैं या फिर मेरे को 70 अबव लेने हैं। पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। जैसा पेपर होगा आपके वैसे ही मार्क्स आएंगे और वैसे ही कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ पे अभी तक मुझे इंग्लिश का पेपर इसका ईजी लगा। पैराग्राफ इनका थोड़ा अच्छा था। पैराग्राफ इनका ठीक ही होगा, और क्लैरिकल में लेकिन बहुत कमज़ोर पैराग्राफ आएगा। बहुत ही वीक पैराग्राफ देंगे आपको कि आप मोस्टली उसके क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये एक्लिप्स के ऊपर था, लूनर एक्लिप्स, कि क्या होता है, उसके फ़र्क क्या हैं, हमारी साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में क्या कहा जाता है कि उससे क्या-क्या अलग-अलग तरह के फ़र्क पड़ते हैं। तो ईज़ी पैराग्राफ था। मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। मार्क फॉर रिव्यू भी किया था कुछ, वो भी कर लिया मैंने। तो ओवरऑल इंग्लिश ओके है 30 क्वेश्चन। अगर आप मुझसे अभी फिनोमेना वाला एक क्वेश्चन था इसमें, उससे मुझे दिक्कत हुई। मुझे लगा कुछ और है जबकि था कुछ और। वो स्पेलिंग वाला तो देखो सबसे ईज़ी है। स्पेलिंग मतलब अगर आप थोड़ी बहुत, तो इंग्लिश के लिए तो मेरा आपको यही मतलब सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ लो। आप इंग्लिश पढ़ो, कहीं भी नोवेल पढ़ लो, कुछ भी, बस आपको पढ़ना है। मतलब जो जो हमारा बैंकिंग में इंग्लिश आती है वो बोलचाल और यूज़ की इंग्लिश आती है मोस्टली। ग्रामेटिकल कम होता है ग्रामेटिकल पार्ट भी, लेकिन कम है। जितना आप मतलब पढ़ोगे उसे, अलग-अलग किताबें पढ़ोगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वो अपने आप को सेंस बना देगी। फीलिंग के ऊपर ज़्यादा इंग्लिश आती है बैंकिंग की। अब मैं मैथ्स पार्ट पे आ गया हूँ। मैथ्स पार्ट में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मोस्टली मुझे लगता है 90% से ज़्यादा बच्चे सिम्प्लीफिकेशन ढूँढते हैं। तो मैं सिम्प्लीफिकेशन की तरफ गया सबसे पहले दौड़ के। तो सिम्प्लीफिकेशन इनका, वैसे सिम्प्लीफिकेशन हार्ड आया था। सिम्प्लीफिकेशन जो थी इनकी काफ़ी लेंथी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो आप। 2 की पावर है 64, 8.8 है, 4.4 है, तो सारों की पहले पावर निकालो, मल्टीप्लाई करो, तब जाके आंसर आएगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप ईज़ी कह सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन है। 16 दोबारा 2 की पावर में सारी गेम आ गई है। दोबारा मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो फास्ट है, तो ऐसा मत सोचिएगा इतनी जल्दी कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये फास्टर वीडियो बनाई है मैंने, ताकि मैं ये पूरा पेपर जल्दी से जल्दी कवर कर सकूँ और छोटी वीडियो बना सकूँ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। तो जो सिम्प्लीफिकेशन दी थी टेक्स्ट बुक वालों ने मैथ्स पार्ट में, वो काफ़ी लेंथी थी। डुएबल थी लेकिन लेंथी थी। और यहीं पे डिफरेंस बनता है कि अगर मान लीजिए यही पेपर में अगर इजी सिम्प्लीफिकेशन हो जाती, तो अभी तक मैं सारी सिम्प्लीफिकेशन कर चुका था। मान लो 10 सिम्प्लीफिकेशन अगर आती हैं तो यहाँ पे इन्होंने, लेकिन होपफुली अच्छी बात ये थी कि 10 सिम्प्लीफिकेशन दे रखी है टेक्स्ट बुक वालों ने। डिफिकल्ट थी लेकिन दी हुई है 10 सिम्प्लीफिकेशन। पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि 5 सिम्प्लीफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरा तो ये रहता है कि मैं सिम्प्लीफिकेशन करूँ। सिम्प्लीफिकेशन कर लिया, उसके बाद मैं जाता हूँ डीआई पे। देखो 10 हो गए, 10 क्वेश्चन कर लिए मैंने, और अभी 10 क्वेश्चन मैंने करीबन 7 मिनट में किया, क्योंकि वो लेंथी था। उसके बाद मैं यहाँ पे डीआई ईजी थी। हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, आपको पता करना है, वो वैल्यूज बहुत ही धड़ाधड़ पता चलती जाएंगी। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए 9 मिनट में। उसके बाद मैं दूसरी डीआई पे गया। तो यहाँ पे क्या था कि रेस्टोरेंट थे, उनके पास ऑर्डर्स आते हैं वेज के और नॉन वेज के। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखा था, ऑर्डर्स में से वेज बता रखा था, नॉन वेज बता रखा था। ईजी है, परसेंटेज पे है। वहाँ पे जो वैल्यूज दे रखे 200, 300, 400, मतलब ईजी वैल्यूज भी ईजी दी हैं। ऐसा भी हो सकता है पेपर में ये वाली वैल्यूज और मुश्किल बना दो, परसेंटेज को और मुश्किल बना दो। देखो मैंने ये क्वेश्चन, तो अभी 11 मिनट में मैं 20 क्वेश्चन कर चुका हूँ, करीबन डबल की स्पीड कह सकते हो आप। तो उसके बाद मैं अपना अर्थमेटिक की तरफ मूव किया। मैंने पहले सिम्प्लीफिकेशन कर लिया 10 क्वेश्चन, फिर मैंने डीआई कर ली 2, 5 5 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में 11 मिनट में कर चुका हूँ। उसके बाद मैं अर्थमेटिक की तरफ मूव किया। अब अर्थमेटिक में क्या रहता है कि लॉन्ग भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकती है अर्थमेटिक, और ईजी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जनरल लेवल की थी, मतलब नॉर्मल थी, कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी थे। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मुझे लगता है ये काफ़ी लेंथी सम था। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ने में मुझे लगता है कि 20 सेकंड 25 सेकंड लग गए होंगे। उसके बाद नंबर सीरीज में थोड़ा सा एप्रीहेंशन रहती है मेरी नंबर सीरीज की। बताओ क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जरूरी नहीं है आपको इजी नंबर सीरीज दे। तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि पहले मैं सिंप्लीफिकेशन कर लूँ, क्वाड्रेटिक कर लूँ, फिर डीआई कर लूँ। दोनों डीआई करने के बाद फिर मैं
नंबर सीरीज़ जाऊँ और नंबर सीरीज़ को भी देखूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को करना ही है। अगर मेरे को वो स्टक होता है पहले 15-20 सेकंड में, तो कर लो, नहीं तो उसे छोड़ दो। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। इनका नंबर सीरीज़ क्या था, होपफुली जो प्रीलिम्स का फुल टेस्ट 4 है टेक्स्ट बुक का, उसमें नंबर सीरीज़ थोड़ी-सी ईज़ी थी तो मैंने कर ली। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तक टाइम अपना 3 मिनट बचे हैं और मेरे क्वेश्चन बचे हैं 8 क्वेश्चन बचे हैं। तो यहाँ पे यही रीज़न था, अगर थोड़ी-सी सिम्प्लिफिकेशन ईज़ी होती और अगर अरिथमेटिक ईज़ी होता तो मेरे सारे क्वेश्चन हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन थोड़ी-सी टफ आई थी। मैंने 7 मिनट में 10 क्वेश्चन करे। वैसे सिम्प्लिफिकेशन हाफ-हाफ में ही होनी चाहिए, लेकिन टफ थी तो मिलेगा। आपको पेपर के मुताबिक ही जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब हमेशा हर एक चीज़ वैसी करेंगे जैसी होनी चाहिए। ठीक है? तो आपको पेपर के मुताबिक ढलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये स्क्वेयर्स हैं। अगर आप कुछ सोचो ईज़िली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब मेरे पास टाइम नहीं बचा है। तो टाइम ओवर हो गया। मेरे को लगता है कि शायद 5 क्वेश्चन, ये पता नहीं 4 क्वेश्चन छूटे हैं मेरे क्वांट में। उसके बाद हम रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग का तो सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है। आपको पेपर में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चांस आपको रीजनिंग में रहता है फुल क्वेश्चंस करने का। आउट ऑफ द टू, न्यूमेरिकल और रीजनिंग में रीजनिंग ज़्यादा चांसेस देगी आपको कि आप मोस्टली क्वेश्चन कर पाओ। लेकिन वो पेपर की डिफिकल्टी हमेशा, पेपर मतलब माई बाप है। पेपर जैसा अगर डिफिकल्ट हुआ तो पेपर आपको नहीं करने देगा 20 से ऊपर भी। अगर पेपर ईजी है तो आप 35 से 35 भी कर लोगे। तो आपको पेपर के मुताबिक जाना है। कई बार घबराना नहीं अगर पेपर मुश्किल आ जाए तो, क्योंकि वो सभी के लिए मुश्किल होगा, कटौती फिर नीचे ही आएगी। तो ये पजल है, अलग अलग मंथ्स में 2 डेट पे बोर्न हुए हैं। तो ये आपको बस उनका ऑर्डर लगाना था, इजी क्वेश्चन था, कर दिए। उसके बाद इनक्वालिटीज़ हैं, वो तो आप इजीली कर दोगे। ये अलग तरह की इनक्वालिटी देता है टेक्स्ट बुक। पेपर में मैंने देखी नहीं, वैसे ये वाली चीज़ आ सकती है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये वाली सीरीज इजी दी थी इन्होंने। अगली पजल टोनी स्टार्क, अलग अलग सेल्फ है तो सेल्फ पे लगाना है आपको, और अलग अलग आपके पास आइटम्स हैं लाइक कैपेसिटर, रिले, बैटरी, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह। तो इसको सेल्फ पे लगाना है। इजी पजल थी ये, कर सकते हो आप इसको जल्दी। तो तो रीजनिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पजल्स आएंगी, सिलोक्स आएगा, इनक्वालिटीज आएंगी। तो यहाँ तो मैंने सीधा ही स्टार्ट कर लिया। वैसे अगर सही स्ट्रैटेजी ये है कि पहले आप इजी क्वेश्चंस को करो, इनक्वालिटीज को कर लो, सिलोक्स को कर लो, उसके बाद आप पजल्स पे जाओ। नंबर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को कर लो, तो उसके बाद आप पजल्स पे जाओ, क्योंकि पजल्स पे भी आप फंस सकते हो। अगर मुश्किल पजल आई है तो आप फंस सकते हो, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आप इजी क्वेश्चन पहले करो। इजी क्वेश्चन कौन से हैं? इनक्वालिटीज, सिलोक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शंस। रिलेशंस को नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अब रिलेशंस भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आने लग गए हैं, उनमें भी पजल होने का काफ़ी चांस रहता है। इससे अच्छा तो आप 3 क्वेश्चन आपके रिलेशन के आते हैं, आप 5 क्वेश्चन पजल के ही कर लो। तो आपको ये सब देखना होता है पेपर में कि कौन सा पार्ट आपको फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी मैटर करती है। एक स्टेज के बाद देखो आप पढ़ चुके होंगे, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो उसके बाद स्ट्रेटजी मैटर करती है कि आपको पेपर में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और 2-3 मार्क्स से ही फ़र्क होता है, कई बार तो 0.25 का भी फ़र्क होता है। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब ये रिजल्ट है मेरे टेस्ट का। तो 83.5 मार्क्स आए हैं मेरे। 91 अटैम्प्ट किए थे मैंने। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में मैंने 29 अटैम्प्ट करे थे, तो 6 क्वेश्चन छोड़ दिए। और रीजनिंग में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो 9 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े थे। 83.5 आए हैं मेरे। तो एक क्वेश्चन मेरा मैथ्स में गलत हो गया, और 2 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में गलत हो गए, और 3 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में गलत हो गए। तो इतना मुझे लगता है ठीक है, इतना चलता है, क्योंकि इंग्लिश में आप
एक्सपेक्ट ही करोगे कि हाँ भैया, मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स थोड़ा-सा लेंथी था इसका, रीजनिंग थोड़ी-सी आसान थी। रीजनिंग में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और बेटर मैं परफ़ॉर्म कर सकता था। अगर मैंने एक पज़ल पे 5 मिनट नहीं वेस्ट किए होते, तो मुझे लगता है कि होपफुली मैं 35 के 35 क्वेश्चन कर लेता। तो यहाँ पे मेरी रैंक 534 आई है, 98.63 परसेंटाइल है। तो देखिए, आपको पेपर के साथ में जाना पड़ेगा। जैसा पेपर है, डिफ़िकल्ट है तो आप कम मार्क्स आएँगे उसमें थोड़े, अगर ईज़ी है तो थोड़े ज़्यादा मार्क्स आएँगे। आपको उस चीज़ से नहीं घबराना है। पेपर को आपको अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक प्ले करना है, जैसी आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप हर एक क्वेश्चन सही करते हो, तो अच्छी बात है। तब आप अगर 80 भी करोगे तो 80 आउट ऑफ 80 आएँगे, तो आपका ऑफ कोर्स आपका और मेरे में यहाँ पे जिस बच्चे के गलती के साथ, जैसे मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं 4-5 गलतियाँ मेरी हो जाती हैं पेपर में। तो एक वो बच्चा होगा और जो 100% करता है वो बच्चा होगा। लेकिन इन द एंड मार्क्स दोनों के सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों अलग-अलग रास्ते से गए लेकिन एक ही जगह पे पहुँचे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, और आगे मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, पेपर की भी डालता रहूँगा। और मेरी टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज़ चल रही थी, उसके कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद हम मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और अगर इससे आपको कोई भी फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।